गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पुस्तक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है और ये क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्रम में अरेंज किए गए हैं। तो आप अपनी भाषा के सुविधा के अनुसार पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी के अंतर्गत कई टॉपिक डिस्कस हो चुके हैं और उसी में हम लोग लेटेस्ट जो टॉपिक डिस्कस किया गया है उसमें सॉइल, उसके पश्चात हम लोग वेजिटेशन का डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारे प्रश्न है वेजिटेशन के संबंध में वो किस प्रकार के हैं। जैसा आप देख रहे हैं ज्योग्राफी का सेशन है, यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रेजेंट में ये है वेजिटेशन, वनस्पति। और वनस्पति के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रश्न है इसको आप ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर क्वेश्चन है द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब आर द मोस्ट आइडियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पीसीज। यहाँ पर है कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। यहां पर आपको ध्यान रखना है एक टर्म और इसी के आधार पर आपके आंसर का निर्धारण होगा। क्या लिखा गया यहां पर? कांटेदार वन, अर्थात यहां पर बात करते हैं कांटेदार वन और झाड़ी। तो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है, जो वेजिटेशन होता है, ये कहां पर पाई जाती है? तो आपको स्पष्ट होगा। यहां पर विकल्प है रोजवुड, यहां पर है टीक, सागौन, जूनिपर, हापुस और यहां पर लिखा गया है यूफोरबिया। यहां पर एक ही आंसर सही है और वो आंसर कौन सा है? जो किस एरिया में पाया जाता है? तो सेमी एरिड या एरिड रीजन में, सेमी एरिड या एरिड रीजन में जो वनस्पतियां पाई जाती हैं किस प्रकार की होती हैं? कांटेदार और झाड़ियों टाइप की वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहां पर जो शीशम है या रोजवुड है, यह एक प्रकार से पतझड़ टाइप का, कैसा है? पतझड़ टाइप की वनस्पति है। इसी प्रकार जो टीक है जिसका प्रमुख सेंटर आपके मध्य प्रदेश में मिलता है, यह भी पतझड़ टाइप का, कैसा है? पतझड़ टाइप का है। यहां पर जो जूनिपर लिखा है यह विशेष तौर पर अगर देखा जाए कि किस क्षेत्र में पाया जाता है तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये शंकुधारी है, कैसा है? ये शंकुधारी है। शंकुधारी का तात्पर्य है एक कोनिफेरस टाइप के वेजिटेशन है और कोनिफेरस वाले जो होते हैं या तो पोलर रीजन की तरफ पाए जाते हैं या तो कहां पाए जाएंगे? जो हाई एल्टीट्यूड वाले हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र में, वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन जो यूफोरबिया है यह विशेष तौर पर सेमी एरिड और एरिड रीजन में पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज आर फाउंड इन माउंटेन फॉरेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है? विकल्प यहां पर क्या है? रोजवुड, अबनूस, टीक और देवदार। यहां पर शीशम, शीशम मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर? जो हमारे प्लेन एरिया होते हैं लाइक यूपी, बिहार, एमपी, यहां पर है। तो यह आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है? पर्वतीय वन। जो फॉरेस्ट ट्री हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो फॉरेस्ट ट्री के अंतर्गत जो विशेष तौर पर आता है ये है देवदार। क्या है? देवदार। टीक को ही कहते हैं हम लोग सागौन। क्या कहते हैं? सागौन। तो सागौन हो गया, शीशम हो गया, ये सब पतझड़ हैं। कैसे हैं? पतझड़ हैं। अर्थात यहां पर जो वर्षा होती है यह 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सीडर अर्थात देवदार। कहां पर पाए जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और विशेष तौर हिमालयी रीजन में। कहां पर? हिमालयी रीजन में ये पाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है टेम्परेट ग्रासलैंड आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन। यहां पर ध्यान रखना है टेम्परेट ग्रासलैंड की बात कर रहा है। किसकी? टेम्परेट, अर्थात समशीतोष्ण घास के मैदान की खेती के लिए आदर्श होते हैं। यहां पर ग्रेप्स अर्थात अंगूर, एप्पल, सेब, कॉटन, कपास, गेहूं, वीट। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के क्षेत्र में
अर्थात अगर उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में मौसम जो होता है ठंड भी होता है, और ठंड के मौसम में जो फसल ग्रो होती है वो होती है गेहूं की, किसकी, वीट की या गेहूं की फसल ग्रो होती है। तो इस प्रकार से जो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जिसके अंतर्गत हम लोग स्टेपीज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेपी की बात करते हैं, प्रेयरी की बात करते हैं, ये सब घास के मैदान है यहां पर जिसकी खेती होती है। तो गेहूं क्या होता है, गेहूं। तो इसी टाइटेरिया में आता है भारत का भी उत्तर का विशाल मैदान जहां पर गेहूं की फसल अच्छी तरह से ग्रो होती है। शेष अगर हम देखें तो जो हमारा स्टेपीज वाला सेक्शन है अर्थात यूक्रेन और रसिया वाला, वहां पर भी गेहूं की फसल अच्छी ग्रो होती है। अगर आप उत्तरी अमेरिका की बात करें, यूएस वाला सेक्शन, तो वहां पर भी आपको गेहूं की फसल अच्छी ग्रोथ मिलती है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो मैदान है ये समशीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगर यहां पर कॉटन की बात किया जाए तो कॉटन जो होता है ये बेसिकली कहां पर ग्रो होता है, तो जो आपका ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, कौन सा, ट्रॉपिकल बेल्ट होता है, अर्थात हाई टेम्परेचर ज्यादा चाहिए और यहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा चाहिए, अर्थात यहां पर वर्षा ज्यादा चाहिए। तो ऐसी कंडीशन तो इसके लिए है नहीं। सेब जो हैं और अंगूर जो हैं यह विशेष तौर पर कहां पाया जाता है, भूमध्य सागरी में। कहां पर, भूमध्य सागरी में। और अगर हम सेब की बात करें तो यह ठंडे प्रदेश का है, पूरी तरीके से किसका है, ठंडे प्रदेश का है। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी वीट, गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विंड आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ रोरिंग फोर्ट्रीज, किन पवनों को तूफानी चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर विकल्प क्या है, ऑप्शन पहला है पोलर स्टरीज, ध्रुवीय पूर्वी पवन। सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्ली विंड्स, पश्चिमी पवन। थर्ड यहां पर पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवन। फोर्थ ऑप्शन यहां पर है ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन। तो यहां पर कौन सा आंसर सही होगा ये हमको आइडेंटिफाई करना है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना है तूफानी चालीसा अर्थात रोअरिंग फोर्टिज, इसी के बारे में आइडेंटिफाई करना है। इसका आइडेंटिफिकेशन कहां से होता है इसके बारे में हम लोग ध्यान से यहां पर पहले एक छोटा सा इमेज बना लेते हैं। ये सपोज दैट हमारा ग्लोब है और ग्लोब का यह है इक्वेटर, क्या है, इक्वेटर। और ऐसे आप जब चलते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ है, 30 डिग्री नॉर्थ, फिर यहां पर मिलता है 45 डिग्री और यहां पर मिलता है पोल है, क्या है, पोल है। तो यहां पर आपको कुछ प्रेशर बेल्ट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, प्रेशर बेल्ट मिलते हैं। एक और यहां बना लीजिए, ये 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। तो यहां पर हवाएं इस प्रकार से चलती हैं, और यहां पर भी हवाएं इस प्रकार से चलती हैं। यहां की हवाएं कैसे चलती हैं ये आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, ये तो हमको स्पष्ट होना चाहिए। और यहीं पर जो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से अगर हम साउथ की बात करें, नॉर्थ तो है लेकिन साउथ भी है यहां पर, तो साउथ में अगर आप आते हैं यहां पर 30 है, यहां पर 45 है। तो यहीं पर जो 40 डिग्री के आसपास जो हवाएं चलती हैं, और ये हवाएं विशेष तौर पर कौन होती हैं, वेस्टर्ली, कौन होती हैं, वेस्टर्ली, अर्थात जिसको हम कहते हैं पश्चिमी पवन, क्या कहते हैं, पश्चिमी पवन। और ये जो होती है इसको कहते हैं हम लोग ट्रेड विंड, क्या कहते हैं, ट्रेड विंड। तो ट्रेड विंड होती है जो 30 से कहां तक चलती है, 0 डिग्री के मध्य चलती है, और इसके ऊपर जो चलती है ए वाली, लेकिन सदर्न हेमीस्फीयर के, कहां की, सदर्न हेमीस्फीयर की, इस वाली की बात कर रहे हैं, यहां की, इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले को, इसी का नाम यहां पे रखा जाता है पश्चिमी या तूफानी चालीसा, क्या कहते हैं, तूफानी चालीसा। और अल्टरनेट नाम इसका क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग पछुआ पवन अर्थात पश्चिमी पवन, और यही को कहते हैं वेस्टर्ली विंड। और ध्रुवीय वाली जो होती है वो यहां पर चलती, ये वाली ध्रुवीय वाली कैसी है, ध्रुवीय पवन है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि कहां पर कौन सी पवन चलती है। और जो यहां पर व्यापारिक है, व्यापारिक ए 0 से 30 डिग्री के मध्य में जो विंड चलती है ये होती है ट्रेड विंड, व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवन 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में, 30 से लेकर के 45 के मध्य में जो विंड चलती है ये होती है कौन सी, पश्चिमी पवन होती है। और ये कहां चलती है, इसी को हम लोग कहते हैं अलग अलग स्थान पे तूफानी चालीसा अर्थात रोअरिंग फोर्टिज के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड इन रशिया, अर्थात निम्नलिखित में से कौन रूस में शीतोष्ण घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है। यहां पर विकल्प क्या है? अमेजन। तो अमेजन जो है ये साउथ अमेरिका में है। कहां पर है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, तो ध्यान रखना है साउथ अमेरिका। प्रेरीज, प्रेरीज कहां पर है? तो यह नॉर्थ अमेरिका है। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका विशेष तौर पर यहां पर यूएसए वाला सेक्शन है। इसी प्रकार कांगो बेसिन है, ये कहां पर है? अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में। लेकिन जो स्टेपीज है यह कहां पर है? साइबेरिया, या हम मान चलते हैं रसिया वाला सेक्शन है। तो यह रूस से संबंध रखता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन, शुष्क पर्णपाती वन लगभग के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहां पर ऑप्शन क्या क्या है? फर्स्ट ऑप्शन यहां पर दिया है 150 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर। सेकेंड ऑप्शन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन 200 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। फोर्थ ऑप्शन 80 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हमारा ट्रू है इसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर ऑप्शन किसके अनुसार होगा? तो शुष्क पर्णपाती अर्थात ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का तात्पर्य यह होता है कि यहां पर डेसिडुअस फॉरेस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है वेट, क्या होता है? वेट डेसिडुअस, और दूसरा होता है ड्राई। क्या होता है? ड्राई। तो यहां पर जो ड्राई वाला होता है बेसिकली इसका रेंज अगर देखें तो रेंज सामान्य तौर पर यह 70 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक का जो वर्षा का रेंज होता है वहां पर पाया जाता है। लेकिन अगर वेट की बात करें तो 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर का जो वर्षा का रेंज होता है वहां पर वेट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह ड्राई का होगा, 70 से लेकर के 150। लेकिन यहां पर विकल्प में आप देखें तो एक ही विकल्प मिलेगा, वो है कौन सा? यहां पर 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के रेंज में ये पाए जाते हैं। तो ऑप्शन यहां पर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतर है। यहां पर लिखा गया, व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री वेयर रेनफॉल इज हाई बिटवीन 500 टू 1500 mm अर्थात मिलीमीटर इन अ ईयर। 40 डिग्री और 60 डिग्री के बीच भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहां वर्ष में 500 से लेकर के 1500 मिलीमीटर के बीच अधिकतम वर्षा होती है? तो यहां पर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है यहां पर रेनफॉल कि कितना रेनफॉल होता है? 500 टू 1500 मिलीमीटर। सेकेंड यहां पर कंडीशन क्या रखी गई है? सेकेंड कंडीशन रखी गई है इसका लैटिट्यूड कि 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि 40 टू 60 के मध्य और वर्षा का रेंज इतना होना चाहिए, किसको डिनोट करता है? फर्स्ट ऑप्शन यहां पर लिखा गया टैगा फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन यहां पर है कोनिफेरस फॉरेस्ट, थर्ड ऑप्शन लिखा गया मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, फोर्थ ऑप्शन लिखा गया है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो 40 से 60 है यहां पर कंडीशन किसको डिनोट करती है? क्या यहां पर टैगा फॉरेस्ट दिखाता है? क्या यहां पर कोनिफेरस है? क्या यहां पर मेडिटेरेनियन है? क्या यहां पर टेम्परेट है? तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही होगा और वो क्या हो जाएगा यहां पर? समशीतोष्ण। क्योंकि यहां पर ध्यान रखना है आपको, एक तो यहां पर वर्षा की कंडीशन है, दूसरे यहां पर डिग्री है। इस प्रकार से आप अगर ग्लोब को डिसाइड करें तो यहां पर आपको स्पष्ट होगा कि जब आप 40 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में चलते हैं तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो क्लाइमेट, वैसे क्लाइमेट अगर देखें तो 30 डिग्री से लेकर के 60, कहाँ से 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री तक का जो क्लाइमेट होता है यह क्या होता है? ये टेम्परेट ही होता है। कैसा होता है? टेम्परेट होता है। लेकिन जो मेडिटेरेनियन होता है यह विशेष तौर पर आपका 40 से 45 डिग्री का होता है। केवल 40 से 45 का जो होता है किसको कहते हैं? मेडिटेरेनियन कहते हैं। कोनिफेरस जो होता है यह विशेष तौर पर 60 या 60 के एबव होता है। इसी प्रकार टैगा फॉरेस्ट का भी संबंध 60 और 60 प्लस के आसपास होता है।
तो यहां पर जो लिखा गया 40 से 60, विशेष तौर पर यहां पर जो टेम्परेट बेल्ट होता है इसी के बारे में डिफाइन किया जाता है। इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, अर्थात समशीतोष्ण पर्णपाती वन यहां पर पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन द नॉर्दर्न सेंट्रल हिमालयन रेंज। 1801 से लेकर के 3001 मीटर एंड द सदर्न नीलगिरी हाई माउंटेन रेंज। उत्तरी मध्य हिमालय पर्वत श्रृंखला 1801 से लेकर के 3001 मीटर और दक्षिणी नीलगिरी उच्च पर्वत श्रृंखलाओं में किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है। पहला ऑप्शन है ओक, जूनिपर, मैपल। सेकंड ऑप्शन है कुसुम, अर्जुन, मालबरी। थर्ड ऑप्शन है रोजवुड, फिर महोगनी, बंबू। फोर्थ ऑप्शन यहां पर है टीक, साल और पीपल। तो यहां पर एक ही ऑप्शन सही है और इसके बारे में हम लोग प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस भी कर चुके हैं। वहां पर है ओक, जूनिपर, मेपल। ये जो वनस्पतियां हैं, ये जो वेजिटेशन है, यह विशेष तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, माउंटेनियन रीजन में पाए जाते हैं। और हिमालय में जो पाए जाते हैं विशेष तौर पर देवदार होते हैं। क्या होते हैं? देवदार होते हैं। लेकिन जो दक्षिण भारत में पाए जाते हैं उसमें है ओक, जूनिपर और मेपल जैसे वेजिटेशन पाए जाते हैं। और इन्हीं को हम एक और नाम देते हैं जिनको कहते हैं सोलाज वन। क्या कहते हैं? सोलाज वन। तो कभी काल आपसे पूछा जाता है सोलाज वन कौन है, तो सोलाज वन यही होते हैं जो पर्वतीय रीजन में पाए जाते हैं, लेकिन कहां पर? दक्षिण भारत में। ये सदर्न इंडिया की बात हो रही है। किसकी? सदर्न इंडिया की बात हो रही है। सदर्न इंडिया के जो फॉरेस्ट हैं वो भी कहां पर? जो माउंटेनियन रीजन की वेजिटेशन है उन्हीं को हम लोग सोलाज वन के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत ओक, जूनिपर, मैपल ये सब वनस्पतियां इंक्लूड होती हैं। सेम यहां पर अगर अन्य की बात करें तो ये सब जो आपको वनस्पतियां दिखाई पड़ती हैं जैसे शीशम है, महोगनी, बांस, तो इसमें कुछ वनस्पतियां पर्णपाती हैं, कुछ वनस्पतियां आपकी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की हैं। जैसे बांस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का आता है, उसी प्रकार आप सब में देख सकते हैं तो मिक्स टाइप के हैं। कैसे हैं? मिक्स हैं। जैसे इसमें सागौन आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाता है, जबकि साल कैसा है? तो साल आपको मिल जाता है इक्वेटोरियल बेल्ट की वेजिटेशन है। लेकिन जो पहला ऑप्शन है यहां पर सभी जो वेजिटेशन यहां पर इंक्लूड हैं सब की सब किस बेल्ट की हैं? तो माउंटेनियन रीजन की हैं। कहां की है? माउंटेनियन रीजन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है सैंडलवुड इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। चंदन की लकड़ी भारत में किस प्रकार के वनों में पाया जाता है। विकल्प यहां पर है ट्रॉपिकल फोर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और झाड़ियां। फिर लिखा है सेकंड ऑप्शन यहां पर है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड ऑप्शन यहां पर है मैंग्रोव फॉरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है यह विशेष तौर पर भारत का जो वेस्टर्न घाट है या फिर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहां पर पाए जाते हैं। ये ऑप्शन नहीं है। मैंग्रोव भी नहीं है क्योंकि मैंग्रोव जो है यह आपका कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, जो हमारे तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ऑप्शन ए भी नहीं सही होगा। यहां पर जो सेकंड लिखा गया है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, तो इसी कैटेगरी में हमारा चंदन वृक्ष आता है। चंदन वृक्ष किस कैटेगरी में आता है? सेकंड कैटेगरी में आता है, ना कि फर्स्ट में। फर्स्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर आपको क्या आता है? बबूल है, कीकर है, फिर यहां पर आपको बेर है, इस प्रकार के वृक्ष यहां पर आते हैं। तो इस प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, अर्थात ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है which type of bamboo is located in eastern North America, western Europe and north east Asia। यहां पर तीन रीजन आपके सामने मेंशन है। एक रीजन यहां पर कौन सा है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। सेकंड यहां पर है वेस्टर्न यूरोप। थर्ड यहां पर है नॉर्थ ईस्ट एशिया। यहां पर उत्तरी मतलब पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया में किस प्रकार का बायोम स्थित है। यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम, फिर लिखा गया है कोनिफेरस फॉरेस्ट बायोम, एक्वेटिक बायोम और यहां पर है डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम। तो आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे हम बात करें पूर्वी उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तरी एशिया, पूर्वी और उत्तरी एशिया है, यूरोप है और अमेरिका है, तो इसका रीजन क्या लगता है? यह विषुवत रेखा के समीप है क्या? इक्वेटर के पास है क्या?
जो इक्वेटर के पास होते हैं, अर्थात जो 0 डिग्री के समीप होते हैं, वहां का क्लाइमेट होता है इक्वेटोरियल, वहां पर होता है ट्रॉपिकल। ऐसा तो है नहीं कि ट्रॉपिकल सेंटर में ये पाए जाते हैं। तो यहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये तो होगा नहीं, स्पष्ट है कि नहीं होगा। शंकुधारी भी नहीं होगा, क्योंकि शंकुधारी के अंतर्गत जो यहां पर लिख दिया गया ना, पश्चिमी यूरोप और पूर्वोत्तर का एशिया, तो यहां पर पूर्वोत्तर के एशिया में शंकुधारी नहीं पाई जाती। पूर्वोत्तर एशिया में ज्यादातर चीन का हिस्सा आता है, वहां पर शंकुधारी टाइप के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहां पर एक्वेटिक जलीय बायोम, तो जलीय बायोम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि यूरोप में जलीय बायोम पाया जाता है या अमेरिका के पूर्वी सेक्शन में जलीय बायोम है, तो ये भी नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन होता है ये होता है डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, अर्थात पर्णपाती वन बायोम यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा, जो किसको डिनोट करता है, तो एक प्रकार से पूर्वी उत्तरी अमेरिका को डिनोट करता है, पश्चिमी यूरोप को डिनोट करता है और पूर्वोत्तर एशिया को यहाँ पर इंडिकेट करता है। आंसर यहाँ पर हो गया टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अबायोटिक, निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है। ऑप्शन क्या क्या यहां पर है। पहला है रेनफॉल, सॉयल, विंड एंड प्लांट्स। तो यहां पर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जैविक, एक होता है अजैविक। जैविक का तात्पर्य यहां पर है बायोटिक और अजैविक का तात्पर्य होता है अबायोटिक। तो जहां पर जीवन हो, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी है, जहां पर भी लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो सब बायोटिक होते हैं, अर्थात जैविक होते हैं। जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, अर्थात जहां पर जीवन नहीं होता है, उसको अबायोटिक कहते हैं, अर्थात अजैविक कहते हैं। यहां पर क्या आपको देखना, अजैविक नहीं है। तो क्या मिट्टी में जीवन है क्या, नहीं है। फिर यहां पर वर्षा में जीवन है क्या, नहीं है। हवा में जीवन है क्या, नहीं है। लेकिन पौधे में क्या है, जीवन है। तो पौधे में यदि जीवन है तो यही एक अजैविक नहीं है, शेष सभी कैसे अजैविक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अजैविक, तो ये सब अजैविक हैं, लेकिन कह रहा अजैविक नहीं है। तो अजैविक नहीं कौन है, डी वाला अजैविक नहीं है, बाकी सब अजैविक है। कैसे हैं, अजैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से यहाँ पर हमको पढ़ना है, तब जाके आंसर देना है। यदि प्रश्न को आपने आधा अधूरा पढ़ा तो आंसर गलत हो जाएगा, आप यकीन करें। इसलिए आपको प्रश्न को बहुत बारीकी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और कंप्लीट पढ़ना है, और ऑप्शन कंप्लीट पढ़ना है, उसके पश्चात आंसर को हमको चेक करना है। और यहां पर वीडियो के साथ साथ आपको पुस्तक अवश्य प्रेफर करना है, क्योंकि बगैर पुस्तक के यदि आप पढ़ रहे हैं तो फिर आपका नॉलेज अधूरा रहेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे तथ्य हैं, ऐसे आपको वहां पर कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो पुस्तक में मेंशन है। इसलिए आप पुस्तक को अवश्य प्रेफर करें। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ लैंड इरोजन, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का सबसे कम दिखाई देने वाला रूप है। ऑप्शन यहां पर क्या है, गली इरोजन, रेवाइन फॉर्मेशन, सीट इरोजन और लैंडस्लाइड। अगर हम यहां पर डिस्कस करें, एक बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि जो इरोजन की साइकिल प्रारंभ होती है, ये कहां से होती है। तो कोई जब हिली रीजन होता है, कोई पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो पर्वतीय क्षेत्र से इरोजन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। कौन सी, इरोजन साइकिल यहां से स्टार्ट होती है। सबसे प्रारंभिक जो यहां पर इरोजन होता है उसको कहते हैं हम लोग फ्लैश इरोजन। क्या कहते हैं, फ्लैश इरोजन। फ्लैश इरोजन का तात्पर्य होता है, इसी को हम लोग कहते हैं बूंदाघात। क्या कहते हैं, बूंदाघात। अर्थात जब बारिश की बूंद मिट्टी या सॉइल पर पड़ती है तो मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं बूंदाघात। वो भी एक टाइप से इरोजन ही है, ये दिखाई पड़ता है। और जब इस प्रकार से मृदा के ऊपर का पार्ट हट जाए तो पूरी की वहां सीट जो है वो हट जाती है। जब सीट हट जाती है तो दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, एक एक बूंद पड़ रही है तो मिट्टी अलग हो रही है, दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसे करके जल के साथ पूरी मिट्टी ऊपर की एक लेयर जब हट जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग सीट इरोजन। और सीट इरोजन जब हो जाता है तो हमको दिखाई नहीं पड़ता है कि सीट इरोजन हो रहा है। हाँ, वहीं पर जब सेकंड इरोजन होता है तो वहां पर पतली पतली ऐसे धारियां बन जाती है, ऐसे पतली पतली धारियां बन जाती हैं। जो यहाँ पर कह सकते हैं रॉक है, रॉक भी दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं जो कोमल होते हैं, एक होते हैं कठोर होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से नली बन जाती है, तो ये दिखाई पड़ता है। जो लिखा है ना गली कटाव, तो ये नजर आता है हमको, ये दिखाई पड़ेगा। रेवाइन का तात्पर्य होता है बड़ी बड़ी नालियां बन गई, छोटी छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी नालियां बन जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग रेवाइन, ये भी नजर आएगा। और
भूस्खलन भी नजर आएगा, लेकिन जो सीट इरोजन होता है ये नजर नहीं आता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीट इरोजन हो जाएगा। जबकि गली मतलब होता है पतली पतली नालियां, यही नालियां जब खूब चौड़ी चौड़ी हो जाती हैं, मोटी मोटी नालियां बन जाती हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेवाइन कहते हैं। और जब किसी हाई लैंड से कोई मटेरियल, जैसे यहां से ये मटेरियल हट करके नीचे की तरफ आ जाए, अर्थात इसी को कहते हैं लैंडस्लाइड, तो ये भी नजर आता है। सब विजिबल हैं, लेकिन सीट इरोजन विजिबल नहीं होता है, इसलिए आंसर यहां पर हो जाएगा सीट इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट इज इनकरेक्ट। वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन क्या है, इन अ फॉरेस्ट ट्री फ्रॉम द अपर मोस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। एक जंगल में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत होती है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात यहां पर अगर कोई हमारा मान लेते हैं फॉरेस्ट रीजन है, तो यहां पर बहुत प्रकार की वनस्पतियां होती हैं, बहुत प्रकार के वृक्ष हैं। तो वृक्ष जो है यही कह रहा है कि जो एक जंगल होता है इसमें पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी वाली क्या होती है, लेयर होती है। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दूसरा क्या लिख रहा है, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। जब कहीं पर भी किसी सॉइल के ऊपर जब वेजिटेशन होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, तो वर्षा का जल जो होता है या प्रत्यक्ष उस मिट्टी को इंपैक्ट नहीं कर पाता है। जब डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करेगा तो सॉइल का इरोजन नहीं होगा, चाहे वो फ्लैश इरोजन हो, चाहे सीट इरोजन हो, चाहे गली इरोजन हो, ये सब नहीं हो पाते हैं। तो सॉइल का प्रोटेक्शन होता है किसके माध्यम से, वेजिटेशन के माध्यम से। ये भी सही है, कह रहा वन मिट्टी को कटाव से बचाता है, तो ये भी सही बात है, गलत तो है नहीं। नेक्स्ट यहां पर क्या लिखा है, इन अ फॉरेस्ट स्क्रब फॉर्म द लोवेस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन। किसी जंगल में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत होती। ए ऑप्शन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का जो सबसे निचला लेयर होता है, वहां पर काई और लाइकेन टाइप की वनस्पतियां होती है। कैसी होती हैं, काई, लाइकेन, लताएं इस प्रकार की होती हैं, कोई झाड़ियां नहीं होती। झाड़ियां तो हैं, यहां पर कई प्रकार की वनस्पतियां हैं, कई प्रकार के वेजिटेशन है, कई लेयर के वेजिटेशन है, लेकिन जो सबसे निचला लेयर होता है यहां पर लताएं होती हैं। क्या होती हैं, यहां पर लताएं होती हैं, यहां पर काई होता है, यहां पर लाइकेन होता है, इस प्रकार की यहां पर वेजिटेशन पाए जाते हैं। तो यह सबसे निचला लेयर होता है, इसलिए यहां पर जो थर्ड ऑप्शन लिखा गया है ये रॉन्ग हो गया, और रॉन्ग होने के कारण यही क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है ना गलत है। तो यह एक फॉरेस्ट को डिनोट नहीं करता है, इसलिए यह गलत है, और गलत होने के कारण क्या है, यही हमारा आंसर होगा। इस आप फोर्थ ऑप्शन को यहां पर देखें, क्या लिखा गया है, फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट, वाटर साइकिल एंड एयर क्वालिटी। वन जलवायु चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो करेक्ट है, तो आंसर तो ये होगा नहीं, हमको इनकरेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो इनकरेक्ट यहां पर सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द रामसर वेटलैंड साइट नेम्ड रेणुका वेटलैंड लोकेटेड। यहां पर लिखा निम्नलिखित में से किस राज्य में रेणुका वेटलैंड नामक रामसर साइट या वेटलैंड स्थित है। तो रामसर साइट के बारे में हम लोग इससे पूर्व कुछ न कुछ डिस्कशन कर चुके हैं कि रामसर साइट 1971 की एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है, और यह कॉन्सेप्ट ईरान से कह सकते हैं, वहां से इसका प्रारंभ हुआ है। और यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है रेणुका जी के बारे में, किसके बारे में, रेणुका जी। एक नदी हम लोग पढ़ रहे थे जिस नदी का नाम है यमुना। क्या नाम है, यमुना। अगर यमुना की बात करें तो यमुना नदी ऐसे गुजरती है, और यमुना की ऐसे दो सहायक नदियां हैं, एक का नाम है टॉस और एक का नाम है गिरि। क्या नाम है, गिरि। तो जो गिरि है, इस गिरि पर एक गिरि है, गिर पर एक डैम है जिसका नाम है रेणुका जी। क्या नाम है, रेणुका जी। रेणुका जी जो है एक किस पर है, यह गिर नदी पर है। इसी प्रकार अगर हम टॉस की बात करें तो टॉस पर जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है किसायु। क्या नाम है, इस पर है किसायु, किसा। और इस पर जो है, इस यमुना पर, इस पर नाम है लखवार। क्या नाम है, लखवार। और ये तीन के तीनों डैम जो है ये कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। तो इसी के आधार पर एक प्रोजेक्ट है टिकाऊ रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो रेणुका जी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वह विशेष तौर पर यमुना नदी के संबंध में है, और इसलिए यहां पर रेणुका जी एक वेटलैंड भी है। तो रेणुका जी वेटलैंड, रेणुका जी अगर देखें पावर प्लांट,
जो हाइड्रो पावर प्लांट है ये कहां पर है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में, ना कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है? स्पष्ट रखिएगा, यहां पर जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का कौन सा चाहिए? यहां पर बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक यहां पर बात कर रहा है इसको देखना है। इकोसिस्टम हो गया, इकोसिस्टम का क्या? बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक का तात्पर्य जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी होती है। किसकी पॉसिबिलिटी है? लाइफ की। तो लाइफ की पॉसिबिलिटी कहां पर है? अर्थात जहां पर लाइफ है। क्या विंड में लाइफ है? हमें तो लाइफ है नहीं। वर्षा में लाइफ है क्या? नहीं है। घास में लाइफ है क्या? हाँ, घास में जीवन है। तो घास में यदि जीवन है तो यह एक जैविक कंपोनेंट हो गया इकोसिस्टम का। लेकिन खनिज में जीवन नहीं होता है। हाँ, इन सब के द्वारा जीवन बनता है, लेकिन जीवन जिसमें है हमको वही आइडेंटिफाई करना, किसमें जीवन है। जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, वो हमारे होते हैं बायोटिक। जिसमें लाइफ नहीं होती उसको कहते हैं अबायोटिक। यहां पर ऑप्शन हमारा जो सही होगा ये होगा सी ऑप्शन, यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर फिलअप करना है। आर द ओल्डेस्ट लिविंग ट्री स्पीसीज ऑन अर्थ? पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवित वृक्ष प्रजातियां हैं। ऑप्शन क्या यहां पर है? लोन, साइप्रस, रेडवुड पेड़, फिर यहां पर है ट्री ऑफ लाइफ, और यहां पर फोर्थ ऑप्शन है ब्रिस्टल कोन पाइन्स। क्या है? ब्रिस्टल कोन पाइन्स। यहां पर जो ऑप्शन सही है ये ऑप्शन हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन सही है, क्योंकि यही इस पूरे अर्थ पर सबसे पुरानी स्पीसीज अभी भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? प्रेजेंट है। अन्य जो स्पीसीज हैं तो पुरानी, लेकिन वो हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट नहीं है अपने अस्तित्व में। अब जैसे डायनासोर अगर बात करें तो डायनासोर भी एक स्पीसीज है, लेकिन वह कैसा है? वह एक प्रकार का मैमल में आता है, अर्थात वह एक फौना है। लेकिन वह वर्तमान में हमारे सामने एज ए कह सकते हैं लिविंग एनिमल के रूप में वह हमारे सामने नहीं प्रेजेंट है। लेकिन यहां पर जो ये वेजिटेशन है, इस वेजिटेशन में जो सबसे पुरानी वेजिटेशन है जो अवेलेबल है अभी भी हमारे समक्ष, वो कौन सी है? यहां पर ब्रिस्टल कोन पाइन्स है। ये अभी भी इस धरती पर क्या है? प्रेजेंट है हमारे समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है, क्वरिंगा इज ब्यूटीफुल फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी ज्वाइंस द बैक वाटर ऑफ वे ऑफ बंगाल। क्वरिंगा एक सुंदर जंगल है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। यहां पर आपको कुछ पॉइंट मिल रहे हैं जिसके आधार पर आंसर देना है। एक पॉइंट क्या यहां पर है? गोदावरी, और एक कहां पर मिल रही है? बंगाल की खाड़ी में। तो गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जहां मिलती है यहां पर बनता है एक डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। तो डेल्टा जहां पर है वहीं पर एक वनस्पति पाई जाती है, और ये जो वेजिटेशन है जो यहां पर पाई जाते हैं अर्थात गोदावरी डेल्टा पर, इस वनस्पति का या इस वेजिटेशन का जो नाम है ये है क्वरिंगा। तो बताना है कि क्वरिंगा किस प्रकार की वेजिटेशन है। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज क्वरिंगा? यहां पर ऑप्शन क्या है? एवरग्रीन। तो गोदावरी वाला बेल्ट एवरग्रीन का बेल्ट नहीं है। एवरग्रीन का बेल्ट जो है वेस्टर्न घाट आता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया आता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। शंकुधारी जहां का टेम्परेचर कम होता है, मॉडरेट होता है, तो वहां पर होता है शंकुधारी, अर्थात टेम्परेट बेल्ट होना चाहिए। तो टेम्परेट बेल्ट भारत में कहां पाया जाता है? हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये भी तो ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि गोदावरी की बात हो रही है। मैंग्रोव, हाँ, मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं ये कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही एक जो यहां पर अगर बात करें एक वेजिटेशन है, जैसे यहां पर वेजिटेशन कौन सा है? कोरंगी। तो कोरिंगा भी एक वेजिटेशन है। इसी प्रकार एक वेजिटेशन है जिसका नाम है सुंदरी। क्या नाम है? सुंदरी। सुंदरी भी एक वेजिटेशन है और इसी के आधार पर बनता है कौन सा? सुंदर वन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा भी क्या है? एक प्रकार का मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कैसा है? मैंग्रोव फॉरेस्ट है। उसी प्रकार क्वरिंगा भी एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। क्या है? एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ना कि पर्णपाती है। तो ऑप्शन यहां पर जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यहां पर ऑप्शन सही है, अर्थात क्वरिंगा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच आर द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं? तो टोटल अगर हॉट स्पॉट की बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड टोटल नंबर जो है ये है 36। कितने हॉट स्पॉट है वर्ल्ड में? तो 36 हॉट स्पॉट हैं, और इसमें से जो 4 हॉट स्पॉट है 4, एक कहां पर है? इंडिया में। 4 कहां पर है? इंडिया में है। और ये 4 कौन कौन से, अगर इनके नाम हम देखें तो एक आपको हिमालयन रीजन मिलता है। कौन सा मिलता है? हिमालयन मिलता है। दूसरा अगर देखें तो इंडो बर्मा वाला है। कौन सा है? इंडो बर्मा वाला सेक्शन मिलता है। थर्ड की अगर बात करें तो यहां पर हमको वेस्टर्न घाट मिलता है। कौन मिलता है? वेस्टर्न घाट। और एक जो मिलता है वहां पर मिलता है अंडमान निकोबार प्लस सुंडालैंड। क्या है? सुंडालैंड, जो इंडोनेशिया वाला सेक्शन है। कौन सा है? इंडोनेशिया वाला सेक्शन है। तो यहां पर ध्यान रखना है, ये 4 हिमालयी रीजन है, मतलब 4 यहां पर हॉट स्पॉट है इंडिया में प्रेजेंट में। तो इसी में से बताना है कि भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन से हैं। पहला ऑप्शन यहां पर है पश्चिमी घाट। तो क्या पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है कि नहीं? पश्चिमी घाट हॉट स्पॉट है। यहां पर ये ऑप्शन सही हो गया। फिर क्या लिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अर्थात उत्तर पूर्व का भारत। क्या उत्तर पूर्व का भारत है कि नहीं है? तो ये भी तो है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हमने कहा ना जो इंडो बर्मा है, इंडो बर्मा में कौन आता है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही तो आता है। फिर लिख रहा है सुंदरबन, यहां पर सुंडालैंड। सुंडालैंड भी देखिए अंडमान निकोबार के साथ आता है, तो यहां पे ये भी सही हो गया। इसका तात्पर्य यहां पर है 3 के तीनों करेक्ट हो गए। और जब 3 के तीनों करेक्ट हो जाएंगे तो यहां पर जो आंसर सही हो जाएगा आप समझ सकते हैं कौन सा हो जाएगा यहां पर? ABC, अर्थात ये ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, क्योंकि सब यहां पर हॉट स्पॉट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज विल यू फाइंड इन द लिटोरल फॉरेस्ट। तटीय वनों में आप निम्नलिखित में से किन वृक्षों को पाएंगे? लिटोरल फॉरेस्ट अर्थात जो कोस्टल रीजन होता है, जो कोस्टल फॉरेस्ट होते हैं उसी के बारे में यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या लिखा है? चिनार होता है, फिर यहां पर एबोनी, सुंदरी और साइप्रस। यहां पर ऑप्शन जो सही है ये है सुंदरी। सुंदरी भी क्या है? एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है, एक कोस्टल रीजन का फॉरेस्ट है। तो इस आधार पर देखें तो तटीय वनों में यह वृक्ष पाया जाता है सुंदरी। कहां पर? सुंदरबन डेल्टा में, जो एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। एक ऐसा है, एक मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा अब स्टार्ट हो रहा है, यहां से एक नया टॉपिक इंक्लूड हो गया है, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी में अब देखेंगे कि कैसे प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं। आइए, यहां पर जो प्रश्न पहला है क्लाइमेट का, सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। यहां पर टाइम फ्रेम है अक्टूबर टू दिसंबर, रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून। देखिए मानसून भी 2 होता है, एक जो होता है जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात साउथ वेस्ट जो मानसून है, एक मानसून वो होता है, एक मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो होते यहां पर भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान पूर्वोत्तर मानसून के कारण वर्षा होती है? यहां पर ऑप्शन क्या है? ध्यान रखिएगा, ये जो वर्षा होती है विशेष तौर पर अगर इस तरह से भारत है आप आते हैं तो यहां पर जब ऐसे मानसून ऐसे लौटता है तो यहां पर वर्षा कराता है। तो यहां पर 2-3 राज्य मिलते हैं, विशेष तौर पर यहीं पर वर्षा होती है। और यह टाइम फ्रेम जो होता है अगर ध्यान दें तो यहां पर नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये सब महीने आते हैं सामान्यतया। यहां पर तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा गया है? पंजाब, हरियाणा। तो हरियाणा तो होगा नहीं, मध्य प्रदेश नहीं होगा, तो ये गलत हो गया सीधा सीधा, क्योंकि यहीं पर वर्षा होती है। और क्या है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये भी नहीं होगा क्योंकि मध्य प्रदेश आ गया। फिर लिखा है उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश तो यहां पर आ गया, उत्तर प्रदेश। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही है? ये वाला। यहां पर तमिलनाडु भी है, आंध्र प्रदेश है और कुछ हिस्सा यहां पर केरला का भी आता है। तो आंसर यहां पर सही हो जाएगा ए। यहीं पर इसी को हम लोग नाम देते हैं लौटता मानसून। क्या कहते हैं? लौटता हुआ मानसून। यही है लौटता हुआ मानसून, जो तमिलनाडु के सेक्शन में वर्षा कराता है। कब? शीत ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू कोपेन्स। यहां पर कोपेन महोदय एक भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किया है। क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू कोपेन्स स्कीम्स व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज डिनोट बाय CWG इन इंडिया। कोपेन की योजना के अनुसार
भारत में किस प्रकार की जलवायु को CWG से निरूपित किया जाता है? यहां पर कुछ सिंबल हैं जिस सिंबल के बारे में हमको स्पष्टता होनी चाहिए। अगर इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है तो हम आंसर को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहला यहां पर आपको ध्यान रखना है, सी का तात्पर्य क्या होता है। अगर हम देखें तो यहां पर कोपेन महोदय ने ए लेटर जो प्रयोग किया है, यह किया है ट्रॉपिकल के लिए। किसके लिए किया है? ट्रॉपिकल के लिए, अर्थात उष्ण के लिए। इसी प्रकार जो बी विकल्प है, कौन सा? बी। यहां पर बी को हम अलग से लिखेंगे, बी यहां पर नहीं आएगा। जो यहां पर सी ऑप्शन होता है, कौन सा? सी। सी किसके लिए डिनोट करते हैं? यहां पर सी यहां पर डिनोट होता है टेम्परेट। किसके लिए? टेम्परेट, अर्थात समशीतोष्ण या शीतोष्ण टाइप का यहां पर क्लाइमेट होता है। इसी प्रकार जब डी की तरफ चलते हैं, डी, तो डी का टेम्परेचर और कम हो जाएगा। डी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो डी का टेम्परेचर और कम हो जाता है, अर्थात यहां पर हम बात कर सकते हैं टेम्परेट ही इसमें भी आता है। लेकिन यहां पर जो सी है, सी का तात्पर्य है टेम्परेट। तो टेम्परेट से तो आप ये ध्यान रखिएगा एक बात कि यहां पर सेमी एरिड या पोलर, पोलर तो है नहीं, पोलर सीधा सीधा नहीं होगा। यहां पर एक ही ऑप्शन सही है। ये जो डब्लू होता है, डब्लू का तात्पर्य होता है विंटर जो होता है, ये ड्राई होता है। डब्लू का तात्पर्य होता है विंटर ड्राई, अर्थात विंटर में बारिश नहीं होती है। और यस का तात्पर्य होता है समर ड्राई। क्या होता है? समर ड्राई। तो यहां पर विंटर ड्राई, अर्थात डब्लू का तात्पर्य विंटर ड्राई है। तो सी का तात्पर्य है कि ऐसा बेल्ट है जहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है। डब्लू का तात्पर्य है कि यहां पर विंटर क्लाइमेट है, विंटर ड्राई है, अर्थात शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। और जो जी है, जी का तात्पर्य होता है गंगा का मैदान। क्या होता है? गंगा का मैदान। तो यहां पर अब आप ऑप्शन खोजिए कि जो गंगा का मैदान है वहां पर क्या होता है। यहां पर लिखा गया शुष्क शीत ऋतु। शीत ऋतु कैसी है? ड्राई है। शुष्क का तात्पर्य क्या लिखा है? मानसून विथ ड्राई विंटर। विंटर कैसा है? ड्राई। और हमने कहा डब्लू का तात्पर्य कैसा होता है? विंटर ड्राई। तो डब्लू का कॉन्सेप्ट है विंटर ड्राई, और यहां पर भी लिखा है विंटर ड्राई। तो विंटर ड्राई ये तो सही हो गया। और कहीं पर देखिए विंटर ड्राई लिखा है क्या? यहां पर देखिए समर ड्राई लिखा है ना, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर इंडिकेशन क्या है? डब्लू का है। तो इस आधार पर देखें तो ये भी नहीं सही है, और स्टेपी तो है नहीं, तो है क्या यहां पर? यहां पर हो जाता है ए वाला विकल्प सही हो जाता है, क्योंकि यहां पर डब्लू का तात्पर्य होता है विंटर ड्राई, और जी का तात्पर्य होता है गंगा का मैदान, और यहां पर जो सी लिखा है, सी का तात्पर्य होता है टेम्परेट बेल्ट। जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा का मैदान है, यहां का क्लाइमेट कैसा है? टेम्परेट है। कैसा है? टेम्परेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है? यहां पर पहला ऑप्शन है माउंटेन क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड। क्या उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में माउंटेन क्लाइमेट है? क्या नहीं, यहां तो मैदानी क्लाइमेट है कि नहीं? यहां तो कोई हिली रीजन तो है नहीं। तो यह मिलान गलत है, क्योंकि माउंटेन क्लाइमेट उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में नहीं पाया जाता है, और यह गलत है। गलत होने के कारण गलत मिलान, तो यही गलत मिलान है, तो इसलिए क्या होगा? आंसर होगा। शेष आप यहां पर देखें, जो नेक्स्ट यहां पर है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, अर्थात द वेस्टर्न घाट, द मालाबार कोस्ट एंड सदर्न असम। तो यहां पर सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर यहां पर लिखा है ट्रॉपिकल सेमी एरिड क्लाइमेट, कर्नाटका, सेंट्रल महाराष्ट्र, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ये भी सही ऑप्शन है। फिर यहां पर लिखा गया है हॉट डेजर्ट एंड क्लाइमेट, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ गुजरात। तो ये भी सही है, लेकिन पहला वाला गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में हिली या माउंटेनियन क्लाइमेट नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया उसको देखते हैं। वेयर डज द बे ऑफ बंगाल मानसून ब्रांच एंड अरब सी ब्रांच मर्ज। दो यहां पर मानसून होता है। इस प्रकार से अगर भारत का हम बात करें तो यहां से जो मानसून आता है इसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सदर्न वेस्ट मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून है, या यहां पर कन्याकुमारी से जब टक्कर करता है तो यहां से ये दो शाखा होती है, एक अरब सागर की होती है और एक ऐसे इधर चली जाती है बंगाल की खाड़ी, और दोनों ऐसे आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ करके यहां पर दोनों मर्ज होती हैं। तो जिस प्लेस पर ये दोनों मिलती हैं, मर्ज करती हैं, उस प्लेस के बारे में हमको आइडेंटिफाई करना है। क्या विकल्प यहां पर दिखा गया?
सदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, दक्षिणी प्रायद्वीप भाग। तो क्या दक्षिणी प्रायद्वीपी भाग में मिलती है क्या? यहां से अलग होती हैं, यहां से सेपरेट होती हैं, मिलती नहीं है बल्कि यहां से सेपरेट होती हैं, ये तो नहीं होगा। फिर लिखा है कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट पर ये टकराती है ना कि मिलती हैं, ये भी नहीं होगा। फिर लिखा है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन, गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में, ये तो ठीक है क्योंकि गंगा का ही मैदान है और गंगा के मैदान के यह कहां मिल रहा है? तो उत्तर पश्चिम सेक्शन में मिल रहा है, तो ये सही है। फिर लिख रहा है नॉर्थ ऑफ डेक्कन प्लेटू, तो दक्कन प्लेटू से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो यहां पर आंसर जो सही होगा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो है काफी अच्छा है। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द कॉफी फ्लावर्स टू ब्लॉसम इन कर्नाटका, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करता है? यहां पर लिखा गया नॉर्थ अर्थात उत्तर पश्चिम हवा, फिर लिखा गया लू, मैंग्रो शावर और है मंजरी वर्षण। तो मंजरी जो होता है ब्लॉसम, यह विशेष तौर पर कर्नाटका में चेरी ब्लॉसम के नाम से जानी जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम इसी को कहते हैं। अर्थात इसी के परिणाम स्वरूप जो है कॉफी के फूल खिलते हैं। और जो आम्र वर्षा होती है यह विशेष तौर पर कहां देखी जाती है? तो यह केरला में होती है। कहां होती है? केरला में होती है। ये जो नार्वेस्टर है, इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं काल वैसाखी का नाम देते हैं, इसी को कहा जाता है काल वैसाखी। ये कहां पर है? ये विशेष तौर पर आपका जो वेस्ट बंगाल है प्लस उड़ीसा है प्लस यहां पर आसाम आता है। यहां पर इसको हटाते हैं, यहां पर है उड़ीसा प्लस आसाम। तो यहां पर जो क्लाइमेट होता है, यहां पे जो हवा चलती है वो होती है नार्वेस्टर या कालवैसाखी। जो लू होता है यह शेष उत्तर भारत में कहां है? कहां पर है? उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत के शेष भाग में जो हवाएं चलती हैं वो होती है लू। यह एक प्रकार से लोकल विंड है। कैसी विंड है? लोकल विंड है। मानसून से पूर्व, मानसून के आने से पूर्व की जो हवाएं हैं उसमें ये सब नाम मेंशन किए जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके हम लोग आंसर देंगे। क्या लिखा गया है? द सेंटर ऑफ साइक्लोन इज अ काल्म एरिया, इट इज कॉल्ड द, अर्थात चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहते हैं? तो इसे देखो, क्वेश्चन है लंबे लंबे, लेकिन फिर भी प्रयास रहेगा कि हम लोग थोड़ा बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करें। यहां पर लिखा गया आधार, तो आधार होता नहीं है, फोकल बिंदु भी नहीं होता है, ट्रिगल बिंदु नहीं होता, बल्कि क्या होता है? आई होता है। यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम बात करें, ऐसे हमारा साइक्लोन होता है, इस साइक्लोन की आई होती है, और इस प्रकार से यहाँ पर हवाएं ऊपर की तरफ चढ़ती हैं, फिर ऐसे होकर के हवाएं नीचे आती हैं, और दोनों तरफ यही कंडीशन होती है। इस प्रकार से हवाएं नीचे आती हैं और इस प्रकार से ऊपर जाती हैं, लेकिन बीच का जो एरिया होता है इसी को कहते हैं हम लोग क्या? आई कहते हैं, और इसी को कहते हैं चक्रवात का नेत्र। क्या कहते हैं? चक्रवात का नेत्र। यहाँ का स्थिति क्या है कि यहाँ का क्लाइमेट एकदम शांत होता है, काल्म होता है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं। तो यहाँ पर इस एपिसोड को हम लोग समाप्त करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।